स्माइल इवनिंग फ्रेंड्स। मैं स्माइलर अंतरा चौधरी, ओरिजिन स्माइल फाउंडेशन की हीलर। आज सबका स्ट्रेस, स्पिरिचुअलिटी एंड स्ट्रेस के तृतीय अध्याय में स्वागत करती हूँ। प्लीज रिस्पॉन्ड with your smile presence. Smile evening friends, please respond. आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? स्माइल इवनिंग पारुल जी, स्माइल इवनिंग अंजलि, स्माइल इवनिंग। जैसा कि आप सभी ने सर के पहले को 2 एपिसोड देखे हैं स्पिरिचुअलिटी एंड स्ट्रेस के ऊपर। पहले एपिसोड में हमने देखा कि सर ने किस तरह से स्ट्रेस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि स्ट्रेस एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, यह एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है। ये हमारा सेल्फ डिफेंस है। दो अस्तित्व को जब को एग्जिस्ट करना होता है तो यह एक डिफेंसिव लाइन क्रिएट करता है ताकि दोनों अस्तित्व बहुत अच्छे से रह सके। हमने इसे पहले एपिसोड में बहुत अच्छे से समझा है। दूसरे एपिसोड में हमने समझा कि कैसे स्ट्रेस जब हार्मनी से थोड़ी ऊपर हो जाती है तो हमें सफरिंग देने लगती है। फिर हम इसका कॉज ढूंढने लगते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, जॉब में, और किसी ना किसी पात्र को, किसी ना किसी घटना को हम इसके लिए दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन कॉज वहां भी नहीं है। स्माइल मेडिटेशन के थ्रू जब हमें इस सत्य का ज्ञान होता है, हमें अंतर ज्ञान होता है, हमें पता चलता है कि कॉज हमारे अंदर है। ये हमारी इनकैपेबिलिटी है, हमारी इनकैपेसिटी है कि हम इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। स्माइल मुद्रा और स्माइल मेडिटेशन हमें यह कैपेसिटी बढ़ाती है, हमें यह कैपेसिटी देती है। तब हम इस तनाव को बहुत अच्छे से इसका सामना कर सकते हैं। हम इसके कॉज को बाहर के पात्रों में, घटनाओं में नहीं ढूंढते हैं। और जब हमारे अंदर यह कैपेसिटी डेवलप हो जाती है तो हम इससे रिलेटेड सफरिंग को भी बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। सर ने हमें यह भी बताया कि कैसे स्माइल मेडिटेशन और मुद्रा के द्वारा हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में कर सकते हैं। हमने जाना कि कैसे स्ट्रेस की डिसहार्मनी फिजिकल बीमारियां देती है। सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो कहते हैं, डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड और भी बहुत सारी चीजें, ये सारे स्ट्रेस के कारण होते हैं, स्ट्रेस के डिसहार्मनी के कारण होते हैं। ये साइकोलॉजिकल डिजीज भी देती है, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सारे, डिप्रेशन। और फिर यही सब को लेकर हमने बहुत अच्छे से 2 एपिसोड देखे और हमारे सारे सवालों के आंसर सर ने बहुत अच्छे से दिया। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल सवाल मेरे पास है जिसका जवाब मैं सर से चाहूंगी। स्माइल इवनिंग सर। स्माइल इवनिंग अंतरा। स्माइल इवनिंग सर, मेरा पहला सवाल है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन और एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन के स्ट्रेस हैंडल करने के तरीके में क्या अंतर होता है? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डिस्टिंक्शन है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति और एक नॉन स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, पहले ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि इफ वी से इन जनरल, जो जीवन में ध्यान को ध्यान जैसा अपना के करते हैं एज अ सम प्रैक्टिस, चाहे वो रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस वे हो, हम एक जनरल टर्म उनके लिए यूज करते हैं कि दे आर
फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, और जो दोनों नहीं करता, है ना, ना रिलीजन फॉलो करता है ना, या वो कोई नॉन रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी करता है, जैसे हम कॉमन जो अवेलेबल मेडिटेशंस हैं, योगास हैं या अदर वेज हैं, हम उसे कभी कभी टर्म यूज कर देते हैं नॉन स्पिरिचुअल। बेसिकली बोथ आर प्रैक्टिसिंग, है ना, एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इन अनदर डायमेंशन। सो पहला तो इस प्रश्न को कुछ लोग जो सुन रहे हैं, दे शुड नॉट मिसअंडरस्टूड कि जो लोग रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, जो रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना, ये प्रश्न उनके लिए नहीं है, और मेरा जवाब भी उस विजन से नहीं है। क्योंकि जो लोग नॉन स्पिरिचुअल भी हैं, जो लोग किसी तरह से भी कहने को स्पिरिचुअलिटी को रूटीन में नहीं करते हैं, इवन समटाइम्स वह भी अपने जीवन में सक्सेस होते हैं, है ना, वह भी अपने आने वाली समस्याओं को सॉल्व करते हैं। बट फर्क ये होता है कि द वे दे चूज इज मेनली एक्सटर्नली, है ना, दे आर यूजिंग, है ना, इंटरनल सोर्स को वो जाने अनजाने अगर यूज कर भी जाते हैं, है ना, वो अध्यात्म से चाहे वैसे जुड़े या ना जुड़े हों, बट स्पिरिचुअली समटाइम दे आर अवेकन्ड, दे देमसेल्फ आल्सो नॉट अवेयर, परंतु वो उनका परफॉर्मेंस उनकी बाहर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को करने में अपने आप रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। सो द मेन क्राइटेरिया इज कि क्या वो जीवन में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। डजंट मैटर नाउ, मैं इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेना चाहता हूँ। एक आदमी अगर अपने जीवन में हारमोनी के साथ सक्सेस हो रहा है, सो डजंट मैटर कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हो या नहीं करता हो। द मीनिंग इज कि फाइनली वो सक्सीड हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इवन ही इज नॉट अवेयर, बट वो स्पिरिचुअली अवेकन्ड है। कहीं ना कहीं ध्यान उसके जीवन का एक अंश है। नो डाउट वो इस दुनिया की फॉर्मल प्रैक्टिसेस नहीं करता है, जो फॉर्मेटेड प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो जैसा मैंने कहा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वेज या वो नॉन रिलीजियस टेक्निक्स भी अगर हैं। मैटर ये है कि दोनों ही स्ट्रेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से, है ना। सो नो डाउट देयर इज सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन जो अवेयर नहीं है कि वो स्पिरिचुअली प्रैक्टिस में है, और वो जो जान के मान के, है ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते हैं। सो देयर आर टू कैटेगरीज इन द वर्ल्ड। सो जो लोग जान के करते हैं, मैं आपके उस प्रश्न में उस कैटेगरी को कहता हूं कि जो लोग जान के कर रहे हैं, मैं उन्हें कहता हूं दे आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स। और जो अनजाने में भी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उनसे नास्तिक कह लें, नॉन स्पिरिचुअल कह लें, करेक्ट, बट वह भी जब उनके भी जीवन में कोई सिचुएशंस आती हैं, स्ट्रेस आता है, तो वह भी उसे सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि पहले जो लोग नॉन स्पिरिचुअल हैं, दे मेनली फोकस ऑन द प्रॉब्लम। कोई स्ट्रेस अगर उन्हें दे रहा है, जैसा कि हमने लास्ट वेबिनार में बात की कि हम सब में एक स्ट्रेस की एक पेरिफेरी टेरिटरी होना बहुत आवश्यक है। स्ट्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अ डिजीज, है ना। फर्स्ट ये हमारे लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे उस डिफेंस मैकेनिज्म को अगर कोई बाहरी फैक्टर क्या कर रहा है, इंटेंटली, है ना, उसे
हमारी टेरिटरी को वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट है, सो हमारा ऑब्वियसली उसके प्रति क्या आएगा, एक नेचुरल सेल्फ डिफेंस आएगा, हमारा उसके प्रति एक रिस्पॉन्स आएगा। कुछ लोग डायरेक्टली काम करते हैं उस कॉज फैक्टर पे जिसने उसे डैमेज करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम शायद प्रीवियस वेबिनार में मैंने इन्फेक्शन को एक एग्जाम्पल के लिए यूज किया था कि जब भी हमारे आसपास बैक्टीरिया वायरस 24 आवर्स मौजूद है और हमारा एक डिफेंस की एक लेयर मौजूद है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, सो उस एलओसी पर हमेशा एक हमेशा स्ट्रेस रहता है, मेंटेनेंस स्ट्रेस। अगर वो नहीं होगा, उतना भी टेंशन नहीं होगा, तो नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस भी हमें इन्फेक्ट कर जाएंगे। यस, नाउ अगर बैक्टीरिया वायरस मौजूद है तो हमारी सेल्फ डिफेंस भी एक्टिवली काम करेगी, एक लेटेंट वे में काम करती रहती है मिनिमम। बट कभी कभी एलओसी पर कारगिल का युद्ध छुड़ जाता है। सो समटाइम्स एक्चुअली बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर टू स्ट्रांग। वो अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए, है ना, वो दूसरों को भी जब उनकी टेरिटरी में एंटर करते हैं और जब हमारी टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तब ऑब्वियसली हमारा भी स्ट्रेस का जो लेवल है एज अ रिस्पॉन्डिंग बड़ा हो जाता है। उस समय हम इन्फ्लेमेशन, फीवर और जो भी उसके इन्फ्लेमेशन के साइन और सिम्टम्स हैं, हम उसके साथ उस समय रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ देयर आर टू अप्रोचेस। एक है कि हम केवल बैक्टीरिया और वायरस को मारना चालू कर दें, केवल ये ढूंढ लें कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन है जो मेरी स्ट्रेस लेयर को जिसने क्या किया, इन्वेंट किया है। इग्नाइट कर दिया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच, जैसे मैं कहता हूँ नॉन स्पिरिचुअल अप्रोच। वो केवल किस पे काम कर रहे हैं, वो अपने डिफेंस पे काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने डिफेंस को बेहतर मजबूत नहीं बना रहे हैं। दे आर ओनली बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। वो जिसके बारे में अवेयर है, जिसके बारे में उनका फोकस है, तो दे ओनली फोकस ऑन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। वो अपनी जो भी लिमिटेड माइंड की कैपेसिटी है उसके हिसाब से क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस ढूंढते हैं और उसके हिसाब से दे विल ट्राई टू एड्रेस इट, हील इट। बहुत लोग अपने आप को इस तरह से भी डिस्ट्रेस कर पाते हैं, बट ये उन्हीं कंडीशंस में एक्सेप्टेबल होता है जिसमें वाकई बैक्टीरिया और वायरस बाहर स्ट्रांग हो। बट 80% केसेस में जिस इन्फेक्शन से हम गुजर रहे होते हैं उसमें प्रॉब्लम नॉट फ्रॉम आउट फैक्टर, नॉट ऑलवेज फ्रॉम आउट एनवायरमेंट। वो इंटर एनवायरमेंट बड़ा स्टेबल रहता है, उसके बावजूद भी हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हमारा स्ट्रेस का लेवल टू हाइपर सेंसिटिव है आसपास की होने वाली नॉर्मल एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए भी। वो लोग ओवर रिएक्टिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, एलर्जिक टू दैट होते हैं। सो अब आप उनमें अगर बैक्टीरिया वायरस ढूंढने जाएंगे किसी एलर्जिक केस में, तो आप उसमें बैक्टीरिया वायरस के लिए आप उसकी एंटीबायोटिक भी देते रहेंगे, एंटीवायरल भी देते रहेंगे, तो ही विल नेवर गेट क्योर्ड आउट ऑफ हिज स्ट्रेस सिम्टम्स, इन्फ्लेमेशन सिम्टम्स जो बार बार उससे लौट के आते हैं। बिकॉज क्योंकि अब डीलिंग बाहर से नहीं, अब आती है मामला स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की। तो जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ होते हैं उनमें ये ज्ञान होता है, उन्हें मालूम होता है कि फाइनली एक और लेवल है जहां से मेरे रिस्पॉन्स का लेवल ऑर्गेनाइज होता है। और वो लोग अपने इनर काम सेल्फ पे काम करते हैं, इनर वंडर सेल्फ पे काम करते हैं। दे नो कि इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड भी, इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में मेरे शरीर के परे भी, मन के परे भी मेरा एक काम ओरिजिनल स्माइल बीइंग है, जिसे वो अपनी स्पिरिचुअलिटी या अपने मेडिटेशन के द्वारा जानते हैं, अवेकन करते हैं। वो पीस, वो कामनेस, उसमें वो सब कैपेसिटीज होती हैं जो उसकी बॉडी कैपेसिटी को भी हार्मोनाइज करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम अंदर से ही रीऑर्गेनाइज होता है, ऑप्टिमाइज होता है। आपकी पेरिफेरी की जो स्ट्रेस लाइन है वो अपने आप जो ओवर रिएक्टिव है
वो अपने आप हार्मोनाइज होती है, तो उसमें आपका फोकस आउट पे नहीं है, आपका मोर फोकस इन पे है, बियॉन्ड में है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्पिरिचुअल अप्रोच एंड अ नॉन स्पिरिचुअल अप्रोच. बट हार्मोनी के लिए दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है. मैं इसे सिंप्लीफाइड रेशो करता हूँ, 99 इनर 1% आउटर. तो जरूरत पड़ने पे अगर हमें इन्फेक्शन होता है, तो एक्सट्रीम इन्फेक्शन होता है, तो एंटीबायोटिक खाने में कोई परहेज नहीं है, बट वो 1% ही है. तो जो लोग अपने आउटर एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो 1% पे भी जीवन भर काम करने से काम नहीं होगा ना. दे आर मिसिंग द स्पिरिचुअलिटी पार्ट. अगर वो अपने जीवन में मेडिटेशन, स्माइल मेडिटेशन जैसे टेक्निक्स अपनाते हैं या ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, तो देयर इम्यून सिस्टम इज ऑटोमेटिकली बूस्टेड एंड दे आर फ्री विद द प्रॉब्लम फॉर एवर देन. तो जिनको भी रिकरेंट क्रॉनिक इश्यूज हैं, उनकी अप्रोच हमेशा कैसी होती है, होनी चाहिए स्पिरिचुअल वे. यस. बट जरूरत पड़ने पे कंक्लूजन ये है कि नॉन स्पिरिचुअल वे भी यस. तो ऑब्वियसली एक शायद मेरे आंसर से कुछ बेसिक क्लियरिटी है कि केवल अप्रोच का फर्क है. कोई ज्यादा फोकस बाहर कर रहा है प्रॉब्लम के लिए, बट कभी कभी जैसा मैंने कहा, कभी वो जो बाहर भी फोकस कर रहा है उसे नहीं मालूम होता है कि अंदर की स्पिरिचुअल कैपेसिटी उसकी बाई बॉर्न हाई है, तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है बाहर के सिनेरियो में भी, क्योंकि वो स्पिरिचुअली अवेकन है. बट बहुत लोग ऐसे नहीं हैं. 80 to 90% पीपल्स आर नॉन स्पिरिचुअल पीपल्स. दे आर नॉट अवेकन फ्रॉम इनसाइड. वो पूरी तरह से आउटवर्ड ही फोकस होते हैं. सो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी चाहते हैं, जो भी सिचुएशन ऑफ कॉज है. ये एक एग्जांपल मैंने रिलेट करके दिया एज ए बैक्टीरिया वायरसेस. अब बात हो रही है स्ट्रेस के कोई भी फैक्टर्स हो, आपके एनवायरनमेंट में कोई भी स्ट्रेस का जो भी कॉज है, कुछ लोग केवल उस कॉज को ही हटाने की कोशिश करते हैं, उस कॉज को ही डायरेक्टली हिट करने की कोशिश करते हैं. समटाइम दे फील कि वो बार बार कॉज बार बार लौट के आता है. क्यों लौट के आ रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम वो कभी कभी कॉज नहीं होता परमानेंटली. रीजन बेसिकली वो एनवायरनमेंट इज नॉट अ फैक्टर. देन यू हैव टू सी कि आप अपने अंदर से पोटेंशियल, जो आपके अंदर इनर वाला सेल्फ, काम सेल्फ है, स्माइल सेल्फ है, वंडर सेल्फ है, जिससे आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग आती है, वो मिसिंग है. सो दैट इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन spiritual way approach and non-spiritual. तो obviously I hope now we can get कि chances very high हैं कि जो केवल outwardly focus करते हैं unspirited way में, वे commonly उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय दौरान भी, पूरे प्रोसेस टाइम के दौरान भी बड़े स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. यस. तो वो सिचुएशन कभी कभी आके फ्यूचर में चली भी जाती है. मान लीजिए कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक्यूट सिचुएशन, बाहर से कोई अगर कोई कॉज फैक्टर हमारे पास आ रहा है, तो वो एक स्टॉर्म होता है, वो थोड़ी देर के लिए एक्यूट आता है. बट वो एक्यूट स्टॉर्म स्ट्रेस का कारण आके चला जाता है, तो भी लोग मालूम पड़ता है उसके बाद भी सफरिंग रह जाती सफर कर रहे हैं, है ना. एग्जाम्पल टू कोट है, इसे रिलेट करने के लिए कभी शायद फ्यूचर में बेटर होगा कि एक आदमी को आज से 10 साल पहले किसी फैमिली का स्ट्रेस, इन्वायरमेंट में स्ट्रेस आया, सिचुएशन आई, बड़ी एक्यूट सिचुएशन थी, और उस समय उस सिचुएशन में उस व्यक्ति ने उस प्रॉब्लम को बाहर फोकस करके सॉल्व करने की कोशिश की, और उस सॉल्व करने की कोशिश के दौरान उसे 1 मंथ बहुत स्ट्रेसफुल स्थिति में रहना पड़ा, बॉडीली मेंटली भी. और मान लीजिए उसको उस समय कुछ मन की बीमारियां भी हो गई. यस, मन में डिप्रेशन भी आ गया, लो फीलिंग भी आ गई. यस, और उसका बीपी भी हाई हो गया ड्यूरिंग दैट टाइम, उसका शुगर भी उस समय एक्टिवेट हो गया. नाउ 1 मंथ 2 मंथ के बाद वो बाहर की एक्यूट सिचुएशन, तो धीरे धीरे समय के साथ चीजें हील हो जाती हैं, आउटर फैक्टर हील होता है, चेंज होता है वो, क्योंकि डायनामिक है. यस. अब 6 महीने गुजर गए, साल भर गुजर गए, आदमी आज भी 10 साल बाद भी ही स्टिल विद द दैट बीपी एंड डायबिटीज स्टिल ऑन. अब वो फैक्टर तो चला गया जो आउटर फैक्टर था. तो व्हाई इट इज सो सिंपल है कि उस व्यक्ति ने अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपने जीवन में अपना ली होती पैरेलली, क्योंकि उस समय तो जरूर उसने एक्यूटली बाहर की सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी बाहर के सपोर्ट से, बट उसने फाइनली अपने अंदर मेडिटेटिव सपोर्ट नहीं लिया. अपना फाइनल सपोर्ट जब नहीं लिया, अपना
इग्नाइटेड बीइंग नहीं लिया, तो वो लॉन्ग टर्म में हमेशा केवल बाहर पे ही डिपेंडेंट रह गया। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बाहर ही ढूंढता रहा, तो वो फाइनली सॉल्यूशन भी एक ड्रग डिपेंडेंसी पे आ गया। सो इसीलिए अगर किसी के जीवन में कोई भी स्ट्रेस ओरिएंटेड कोई बीमारी पास्ट में रही है और उसका स्ट्रेस का सिचुएशन आके चला गया, कॉज आके चला गया, बट उसके बाद भी आज वो कंटिन्यूटी में सफर कर रहा है, तो आज उसके पास एक बेहतर ऑप्शन है कि वो स्पिरिचुअल हो जाए। उसके लिए आध्यात्म का तरीका, यस, मैंने जैसे कहा आध्यात्म के दोनों तरीके हैं, बोथ आर हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, रिलीजियस वे और नॉन रिलीजियस वे। आप जिस भी इसे पे जाएं, बट उसमें स्माइल सेंस होना चाहिए, उसमें हार्मोनी होनी चाहिए, उसमें लिबरेशन की पॉसिबिलिटी है। और आज आप प्रेजेंट में भी अपने उस पास्ट को स्माइलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एन स्पिरिचुअल वे एंड नॉन स्पिरिचुअल वे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने इसको डिफाइन किया। सर मेरा दूसरा सवाल है कि कुछ लोगों के जीवन में तनाव बना ही रहता है, जैसे पर्सनल लाइफ में भी है, फैमिली लाइफ में भी है, बीमारी भी है, प्रॉपर्टी इश्यूज भी है, जॉब नहीं है, मतलब दूर दूर तक कोई समाधान ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो हम लोग जब मेडिटेशन देते हैं, मुद्रा मेडिटेशन जब देते हैं, तो काफी हद तक हील होते हैं, पर उनको हम काउंसलिंग भी करते हैं। तो आप प्लीज एडवाइस करें कि जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, समाधान ही नहीं है, तो उनको हम क्या बोलकर मतलब काउंसिल करें, क्या एडवाइस दें? ये प्रैक्टिकल सवाल उठता है हमारे पास, क्योंकि रास्ता कुछ रहता ही नहीं है सामने। नहीं, रास्ता है, रास्ते जैसा मैंने अभी कहा दोनों हैं, है ना, बिकॉज बीइंग जो लोग प्रैक्टिस करते भी हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, है ना, जो भी मेडिटेशन के तरीके वो अपनाते हैं, है ना, इवन दूसरा तरीका जैसे हमने कहा नॉन स्पिरिचुअल वे का मतलब नॉट सोर्स फ्रॉम इनसाइड, सोर्स फ्रॉम आउटसाइड। आजकल साइकेट्रिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, ठीक है ना, बाहर भी हीलर्स हैं जो आपकी सहायता करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस है और अपनी मेरा ऑब्जर्वेशन क्लियर है इस मामले में कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इवन विथ आवर बेस्ट एफर्ट्स, जिसमें हम दोनों ही तरीके बेहतर अपना रहे हैं, स्पिरिचुअल एज वेल एज नॉन स्पिरिचुअल वेज टू सॉर्ट एनी प्रॉब्लम, उसके बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी फाइनली ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं, हम ओवरकम नहीं हो रहे हैं, और बार बार वो कॉज फैक्टर जिसके कारण हम स्ट्रेस हो जाते हैं और हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो फैक्टर्स अगर हमें भी बॉदर कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी नंबर वन कि हमारे मेडिटेशन में सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। नंबर वन, मैं जब कहता हूँ सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन, क्योंकि आज बहुत सारे मेडिटेशन वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं, करेक्ट, केवल ये मान के चलना कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ इज नॉट इनफ। क्या हम वाकई उससे वो स्टेट रियलाइज कर पा रहे हैं जो फाइनली एक प्रॉब्लम को या तो जड़ से रिजॉल्व करती है या हमें उस जड़ से ओवरकम होने के लिए क्लियरिटी एंड सहायता देती है। आई कैन ओनली से कि ट्राई एंड स्माइल मेडिटेशन एक बहुत ब्यूटीफुल वे है ना। अगर इसमें इस विधा एक मेडिटेशन में अगर इस टूल्स को बहुत ब्यूटीफुली जिन लोगों ने भी अपनाया है और बहुत प्रॉपर वे में अपनाया है ना, दे ब्यूटीफुली एंड सक्सेसफुली एबल टू ओवरकम एंड रूट आउट द थिंग्स कॉजेस, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के हिसाब से चीजें बाहर आती हैं। सो फर्स्ट इज कि कोई भी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस है वो पहले पूरी तरह से परफेक्ट होना जरूरी है, उसमें फाइन ट्यूनिंग लाइए। फाइन ट्यूनिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ग्रॉस ट्यूनिंग नहीं चलती, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ग्रॉस थोड़ा सा बहुत मिल जाता है तो हम फाइन ट्यून करना अपनी लाइफ में भूल जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन ही एक ऐसा व्यक्ति, एक पॉसिबिलिटी है जो जो चीजों को कहाँ तक ट्यून कर सकता है, फाइन तक ट्यून कर सकता है। ये ये पॉसिबिलिटी ना, ये वी हैव दिस पॉसिबिलिटी विद अस। सो फर्स्ट फाइन ट्यून अवर मेडिटेशन, और स्माइल एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है जिसको अगर प्रॉपरली एक मेडिटेशन में ऐड कर दिया जाए
So it upgrades any meditation very fastly to root out the things in fundamental way. Number 1. नंबर 2, यस, जैसा आपने कहा कि हम बाहरी कुछ सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते। इन अ सेंस कुछ चीजें एक्सेप्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है। एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए इनलाइटेड बीइंग। एक जब स्पिरिचुअल बीइंग रियली अवेकन होता है तो उसको एक समझदारी समय के साथ आती है कि वो जिस प्रॉब्लम को बाहर भी एड्रेस कर रहा है, डायरेक्ट भी एड्रेस कर रहा है, उस कॉज फैक्टर को कभी कभी वो नेचर के द्वारा मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि क्या हम कभी इस दुनिया में हम अपने आसपास कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया एंड वायरस फ्री एनवायरनमेंट? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डस्ट फ्री एनवायरनमेंट? सोचिए ऐसी दुनिया हो जहां पे कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं हो। इज इट पॉसिबल टू एग्जिस्ट? नो। एक ऐसा कमरा, एक ऐसा घर हो, एक ऐसा आपका पूरा शहर हो जहां पे डस्ट नाम का एक कण भी ना हो। इज इट पॉसिबल? नो। इसका मतलब है एनवायरनमेंट में वो मिनिमम होना जरूरी है। उसके कोएग्जिस्टेंस के बिना we cannot also exist, as well as a possibility for a greater and a bigger harmony for a future as a whole. So यहाँ पर obviously हमारी मेडिटेशन के, हमारे स्पिरिचुअल पोटेंशियल से हमें ये समझना जरूरी है, हमारे पास वो एक्सेप्टेंसी और वो समझदारी आनी चाहिए कि अब ये मिनिमम है, इससे ज्यादा नेचर भी अब इसे डाइल्यूट नहीं करेगा। तो हमारे वो जो एफर्ट्स हैं समटाइम्स वो कभी कभी वहां ज्यादा होते हैं जहां अब नेचर कहता है कि इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट टू फोकस ऑन देम, यू हैव टू फोकस नाउ मोर ऑन योर इनर कामनेस एंड स्माइल पोटेंशियल, ताकि आप इसे एक्सेप्टेंस पे ला सकें। तो कभी कभी एक्सेप्टेंसी लाने के लिए भी स्माइल मेडिटेशन एक वे ऑफ है। सो अगर एक एज अ हीलर, एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, अगर हमें लग रहा है कि हम बाहर की सिचुएशन को नहीं बदल पा रहे हैं इवन विथ योर बेस्ट स्माइल एफर्ट, अब वो सिचुएशन आपको बॉदर नहीं कर रही है जो आसपास हैं, बट आप देख रहे हैं कि आसपास की सिचुएशन और एनवायरनमेंट अभी भी टॉक्सिक हैं, करेक्ट? पीपल्स हैव नॉट चेंज्ड, ओनली यू हैव चेंज्ड, यू हैव अपग्रेडेड। तो एटलीस्ट आप प्रोटेक्टेड है, बट immediately you cannot see that they are also transformed like you. So sometimes you have to accept that scenario, their role, what they are playing outside. But जब एक हम अवेकन सेल्फ होते हैं तो जो हम अपने अंदर एक काम और स्माइल स्पिरिटेड सेल्फ देख मालूम जानते हैं, हमें ये रियलाइजेशन भी आता है कि जैसे हम स्माइलिंग हैं कोर से, हमें पोटेंशियल है टू रिकवर विद स्माइल, वैसे उनमें भी है। तो कम से कम हमें उन लोगों में फ्यूचर होप होती है जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं कि आज नहीं तो कल दे विल ऑल्सो बी स्माइलाइज लाइक वी आर स्माइलाइज, करेक्ट? तो आज जिस तरह से वह लोगों को परेशान कर रहे हैं, टॉक्सिक हो रहे हैं, दूसरों के लिए सफरिंग का कॉज बन रहे हैं, करेक्ट? फ्यूचर में दे विल ऑल्सो चेंज विद देयर टाइम। सो ओनली वी कैन देन ब्लेस देम विद स्माइल आवर वे। यस। सो कहने का है ना, आई थिंक द कोर आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन इज कि कभी कभी कुछ फैमिली हमारे पास, अदरवाइज फैमिली सिचुएशंस, पर्सनल सिचुएशन, हमारे पास सबके लिए मुद्राएं हैं, हमारे पास सब डिटेल अप्रोच है, बट सब कुछ बेस्ट करने के बाद भी हमारा क्या ऑब्जर्वेशन आता है कि हम उसके परिवार की वो सिचुएशन को हम नहीं बदल पा रहे हैं फाइनली, बट वो व्यक्ति तो स्माइलाइज हो गया, वो अपग्रेड हो गया, वो उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो गया, परंतु वो एनवायरनमेंट उसके आसपास अभी भी वही मौजूद है, टॉक्सिक है। बट उसको भी अगर समय के साथ फ्यूचर में होना है तो वन हैज टू सिंपली कंटिन्यू हिज स्माइल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। लॉन्ग टर्म में यस, ही विल एटलीस्ट एक्सेप्ट एंड ओवरकम इट। सो मतलब कुछ चीजों के लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बाहर से जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, हमें रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू ओवरफ्लो आउट ऑफ इट, overcome it. So this is to be kept
also in mind. Okay, तो that is a beautiful feature कि है ना, जहां हम ये यूज करते हैं कि एक्सेप्टेंस आती है ना, ये भी समझ में आता है कि उस एनवायरनमेंट का जो जो टॉक्सिक है, फिर एटलीस्ट ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि वो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, यस सर। ठीक है ना। और उल्टा उनके प्रति एक अहेड जाके, जैसे मैंने कहा, हमें उनके लिए उल्टा कंपैशन आता है, क्योंकि वो सफर कर रहे हैं एक्चुअली उस तरह से जी के भी। यस, वो इस जब वो किसी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर एंगर हो रहा है, कंप्लेन कर रहा है, कोई किसी के लिए गलत इंटेंशन रख के बुरा करना चाह रहा है, तो क्या लगता है वो आदमी सफर नहीं कर रहा होगा? वो सफर कर रहा है, उसका सेल्फ झलक रहा है उसमें। वो तो जल रहा है, ही इज बर्निंग विद इन हिज फायर। यस। तो हमारा उल्टा उसके प्रति आग ना जाए, उल्टा हमारा उसके प्रति और पानी जाए तो ज्यादा बेटर। यस। तो हम पहले पानी हो जाएं, क्रिस्टल क्लियर वाटर विथ स्माइल स्टेट। हमारी हमारी कूलनेस मैटर्स विथ स्माइल मेडिटेशन। हम शांत हैं, काम हैं, स्माइलिंग हैं, तो डजेंट मैटर वो कितनी भी बड़ी फायर हो, दैट विल नॉट हर्ट यू। दैट्स द ब्यूटी ऑफ व्हाट वी कैन अचीव थ्रू अवर स्माइल मेडिटेशन प्रोसेस। ब्यूटीफुल सर, बहुत बढ़िया। तो तीसरा सवाल स्माइलर मेघा देशपांडे का है कि कोई अपनी क्षमता को कैसे समझे ताकि स्ट्रेस ना हो। क्योंकि हमने समझा जब मनुष्य अपनी क्षमता से बाहर जाकर कोई काम करता है तो स्ट्रेस आता है। वह अपनी क्षमता को कैसे जांचे? क्या स्पिरिचुअलिटी इसमें कोई मदद कर सकती है? ये स्माइलर मेघा देशपांडे का सवाल है सर। Yes, okay. लास्ट वेबिनार आई रिमेम्बर, है ना, मैंने इमोशंस के लेवल पे 3 इमोशंस की बात की थी, एंजाइटी, एगोनी, फियर, है ना। हम जब रियली किसी सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, या फाइनली हमारा एग्जिस्टेंस सफर कर रहा होता है, वी रिस्पॉन्ड कॉमनली विद दिस इमोशंस, जो कि वन ऑफ द इंडिकेटर्स हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कैपेसिटी में कमी है। सो वन ऑफ द इंडिकेटर, जो मेघा जी का क्वेश्चन है कि कैसे समझ में आए कि मेरे स्पिरिचुअलिटी में अभी भी इजाफा करने की आवश्यकता है। यस, अगर मैं किसी भी सिचुएशन से जो मेरे सामने रोज गुजर रही है, मैं अगर उसके प्रति इमोशनली चिंता से, एगोनी से, एंजाइटी से या फियर से रिस्पॉन्स कर रहा हूं, तो इट्स अ साइन कि हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी में इजाफा करने की जरूरत है थ्रू स्माइल मेडिटेशन वेज। दूसरा, कभी कभी और कुछ इमोशंस हैं, गुस्सा कॉमन है कि हम किसी भी चीज पे त्वरित गुस्सा हो जाते हैं, या तो खुद पे गुस्सा होते हैं या दूसरों पे गुस्सा होते हैं। सो एंगर भी अपने आप में एक वही इंडिकेशन है कि हम अभी भी हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी में वी आर स्टिल लो, मतलब हमें काम करने की आवश्यकता है। मोटा मोटा कहने का विजन ये है ना, नॉट ओनली इमोशनली, इवन थॉटफुली भी, है ना। हम किसी भी सिचुएशन में जब उसको सॉल्व करने की बात करते हैं, जैसे कि आज हमने बात की कि नॉन स्पिरिचुअल वे भी देखता है, आउट फोकस करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बट क्या वो विथ होप है या विदाउट होप है, दैट्स मेन। चाहे वो स्पिरिचुअल व्यक्ति हो या नॉन स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, दोनों के अप्रोच में बस फर्क है। एक आउटर अप्रोच कर रहा है इनर पर, हमको चाहिए दोनों कॉम्बो एज अ होल, वी शुड नो बोथ द पॉसिबिलिटीज। यस, सो एक व्यक्ति अगर जो बाहर फोकस कर रहा है वो होपफुल है या नहीं है? होपफुल है। अगर वो होपफुल है तो देन ऑल इज गुड साइन कि उसका स्पिरिचुअल डायमेंशन, उसका जो स्पिरिचुअल क्वांटिटी है वो अच्छी है, ही हैज अ गुड मार्कअप। आर विथ मी? Yes. और दूसरा है होपलेस है। अब डजेंट मैटर वो बाहरी चीजों को फोकस कर रहा हो या
मेडिटेशन में भी कुछ लोग मेडिटेशन में होके भी होपलेस रहते हैं। तो क्राइटेरिया इज होप। तो जो आपके प्रश्न का, मेघा के प्रश्न का जो क्रक है वो ये है कि कैसे तय हो कि एक आदमी को आज भी अपने आप को स्पिरिचुअली अपग्रेड करने की आवश्यकता है या नहीं है। जस्ट सी कि चाहे वो मेडिटेशन अपनाता हो या नहीं अपनाता हो, या जिस तरह से भी वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है, उसकी जो अप्रोच है उसमें होप है या नहीं है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है उस मूवमेंट पे, करेक्ट, बट हर डी सक्सेस के समय भी वो कैसा रहता है, होपफुल। अगर होप के साथ है तो मान के चलिए ही इज ऑलरेडी अ गुड स्पिरिचुअल सेल्फ। सो सक्सेस और डी सक्सेस मैटर नहीं करती, करेक्ट, मैटर करता है होपलेसनेस और होपफुल। तो ये भी स्पिरिचुअलिटी का दूसरा संकेत है एंड फंडामेंटल साइन अप है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जीवन में वाकई कितना स्पिरिटेड है। इसी को हम शायद जनरल टर्म में कह देते हैं हाई स्पिरिटेड पर्सन है, लो स्पिरिटेड पर्सन। लो स्पिरिटेड पर्सन ऑलवेज कंप्लेन्स। यस, कॉमनली जो होपफुल होता है वो ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, करेक्ट। ही कैन बी इनर वे अप्रोच और आउटर वे अप्रोच, spiritual or non-spiritual way, both possibility to see. Okay. Yes, sir. Okay. Yes. It's time to see. Okay. टाइम तो हो गया है, हाँ सर। सवाल तो और भी है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे स्माइलर्स से और दूसरे व्यूअर्स से भी, अगर उनके पास कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, और हम अपने अगले अंक में उनके सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। और अब से हमारा अंक, जैसा कि इस बार भी हुआ, हर 15 दिन पर होगा, तो हम जरूर आपके क्वेश्चन को लेने की कोशिश करेंगे। आप इस अंक को, ये सर के सारे वीडियोस को, सारे फेसबुक लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसे अपने टाइमलाइन को शेयर करें, ताकि ये इतनी सुंदर चीजें हर घर तक पहुंचे, हर लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Antara. Thank you so much sir. Okay, thank you very much.